प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9th में और स्थिति की चर्चा कर रहे थे। लास्ट हमने इसकी स्थिति के बारे में चर्चा की थी दोस्तों, और लास्ट हमने पढ़ा था कि भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है, जबकि इसका पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित है। और लास्ट हमने कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री से गुजरती है और भारत को लगभग मध्य से विभाजित करती है या दो बराबर भागों में बांटती है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ चलते हैं। नए टॉपिक में आज हम साइज़ के बारे में चर्चा करेंगे, आकार के बारे में चर्चा करेंगे कि आकार किस प्रकार का है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, इसे नोट्स फॉर्म में लिख। जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो 2.4%। कि 2.4%। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, पहली बात तो ये कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये तो भारत का कुल क्षेत्रफल हो गया। कुल क्षेत्रफल से मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। कुल क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि इस तरह से यदि हमारा भारत, इस तरह से भारत है, संपूर्ण भारत इस तरह से बना हुआ है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल जो है, इसका पूरा क्षेत्रफल जो है, जैसे हम इसमें देखें, इस मैप में यदि हम देखें तो इस मैप में हम देखेंगे कि भारत का ये जो पूरा मानचित्र है, भारत की जो पूरी लोकेशन है, ये इस तरह से बनी हुई है। ये कुल कितना क्षेत्रफल ग्रहण करता है, ये कितने क्षेत्रफल में स्थित है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, जबकि ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण विश्व की दृष्टि से कितना है, संपूर्ण विश्व की दृष्टि से कितना है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा, संपूर्ण विश्व की दृष्टि से यह क्षेत्रफल विश्व स्तर पर 2.4% है। कितना है, 2.4%। कितना परसेंट है, 2.4%। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। आगे की ओर चलते हैं। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पे राइज करता है, 7वें नंबर पे। तो विश्व की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा। ये आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या के हिसाब से तो दूसरा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, 7वां। कौन सा स्थान है, 7वां। नंबर 1, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नंबर 2, विश्व की दृष्टि से भारत का कुल कितना परसेंट है, तो 2.4%। कितना है, 2.4%। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से कितना है, जानकारी के लिए आपकी, कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा। कौन सा स्थान है, दूसरा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा जो रेखा है, भारत की स्थल सीमा रेखा, वह लगभग 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ ये 7,516.6 किलोमीटर है। तो 7,516.6 किलोमीटर है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम भारत का मानचित्र देखें आप पाठ्य पुस्तक में, तो मानचित्र में
यदि आप ये जो आपको बाउंड्रीज नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ एक स्थान है गुजरात, राज्य गुजरात, और यहाँ पर एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बाद आप यहाँ तक आएंगे, यानी त्रिपुरा। तो त्रिपुरा से लेकर जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ, मैं भी आपको स्टेट बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ तो एक इस राज्य गुजरात, फिर यहाँ पर राजस्थान, फिर यहाँ पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो अभी नवीनतम 30 अक्टूबर 2019 को बनी है। यहाँ हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, ये पूरा रीजन, मिज़ोरम, मणिपुर, असम, ये जो पूरा रीजन है 7 सिस्टर्स का, ये पूरा रीजन। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी बाउंड्री है, ये बाउंड्री कहलाती है धरातलीय बाउंड्री, धरातलीय सीमा। कौन सी सीमा कहलाती है दोस्तों? धरातलीय सीमा। और इस धरातलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जबकि हम तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा का जो भाग है, तो तटीय सीमा का भाग कौन कौन सा है? तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग आपको तटीय सीमा का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अंडमान निकोबार, इस पर हमारी चर्चा हुई थी, और सॉरी ये लक्षद्वीप और यह अंडमान निकोबार, ठीक है। ये तो लक्षद्वीप समूह है, इधर सारे छोटे छोटे द्वीप बने हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देते हैं। अब देखिए, अब समझ में आ जाएगा। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये जो 9 राज्य हैं, कुल कितने राज्य हैं? 9। ये कुल 9 राज्य जो हैं, ये भारत की तटीय सीमा बनाते हैं, भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। उसके अलावा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और बंगाली खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार, इनको भी शामिल कर लें तो ये दोनों क्या हैं? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। दोनों क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी हैं। तो इन दोनों को भी शामिल कर दें और ये 9 राज्यों की सीमा को भी शामिल कर दें, तो कुल सीमा, तटीय सीमा कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और यदि हम स्थलीय सीमा की भी चर्चा कर लें तो स्थलीय सीमा कितनी थी? स्थलीय सीमा थी 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ये तो हो गई स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। और ये 7,516.6, ये कौन सी सीमा होगी? तटीय सीमा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, नोट्स फॉर्म में आपको लिख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, या स्थलीय सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तटरेखा, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह दोनों को मिलाते हुए और 9 राज्य को मिलाते हुए कुल सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, ठीक है। आप मैप में देखेंगे तो मैप में आपको मिलेगा ये भारत, और भारत का ये जो भाग है ये उत्तरी पश्चिमी भाग है, ठीक है। ये भाग कौन सा है? उत्तरी भाग। और ये भाग कौन सा है? उत्तरी पूर्वी भाग। तो हिमालय का जो वर्गीकरण है, हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय का विस्तार आप देखेंगे कि हिमालय का विस्तार यहाँ से प्रारंभ हो जाता है और ये पूरा इस तरह से हिमालय का विस्तार। पर्वत हैं ये वलित, कैसे पर्वत हैं? ये नवीन वलित पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं दोस्तों? ये नवीन वलित पर्वत, ठीक है। तो ये आपसे पूछे हिमालय कैसे पर्वत हैं, तो नवीन वलित पर्वत। और हिमालय का विस्तार देखें तो हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये उत्तर पश्चिम की ओर भी है। अभी मैंने आपको बताया भारत के उत्तर पश्चिम में और भारत की उत्तर दिशा में और उत्तरी पूर्वी सीमा पर इनका विस्तार है। और ये कैसे हैं? नवीनतम वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा हो गया है। तो आप देखेंगे
भारत के मैप में तो आपको देखेंगे कि भारत का ये जो भाग है, भारत का ये जो भाग है, ये भाग अधिक चौड़ा है। देखिए ये भाग अधिक चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके दक्षिण में आते हैं तो ये भाग सकरा होता जाता है, ये भाग सकरा हो जाता है। और ये देखिए ये भाग कैसा हो रहा है, सकरा। तो जैसे जैसे हम हिंद महासागर की ओर जा रहे हैं तो ये भाग नैरो हो जाता है, ये जो पार्ट होता है धीरे धीरे नैरो हो जाता है, सकड़ा हो जाता है। लेकिन हिमालय के जस्ट दक्षिण वाले भाग में ये काफ़ी चौड़ाई में दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। इस पूरे मैदान को हम क्या कहते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो कि अत्यंत उपजाऊ मैदान है। तो ये यहाँ तो अधिक चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे इसके दक्षिणीवर्ती भाग में जाएंगे तो ये सकड़ा होता नज़र आता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो आप इसको नोट कर लेंगे कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। परंतु फिर भी जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है, ठीक है, जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देशांतरीय रेखाएं धीरे धीरे जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं तो इनमें जो गैपिंग होता है, जो गैप होता है, जो स्थान होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है, जबकि अक्षांशीय रेखाओं का जो मान है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या याम्योत्तर माना गया है। तो ये रेखा कैसी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, आपको ध्यान रखना है। और इसको क्या बोलते हैं, IST। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, IST, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। तो आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, तो आप जवाब देंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, आपको अधूरा आंसर नहीं देना है। ठीक है, मैं आपको यह नोट करा देता हूँ। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्व देशांतर लिखिए या पूर्वी देशांतर लिखिए, बात एक है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये रेखा कैसी है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। कैसी रेखा है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, यानी इसको हम बोलते हैं भारत की टाइमलाइन, भारत की टाइमलाइन, जिसके माध्यम से इस पूरे भारत में, चाहे वह उत्तर जम्मू कश्मीर में बैठा व्यक्ति हो, चाहे वह तमिलनाडु का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो या राजस्थान का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, इस रेखा पर, इस 82.5 डिग्री रेखा पर जो भी समय होगा वो पूरे भारत में प्रमाणित समय माना जाएगा। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो 82.5 डिग्री की जो रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, आपसे प्रश्न पूछे तो कौन से राज्य से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश। केवल राज्य से पूछे कौन से राज्य से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश। और कौन से ज़िले से गुजरती, तो मिर्ज़ापुर। ठीक है, देखिए जो ज़िला है उसका नाम तो इलाहाबाद है। ठीक है, ज़िले का नाम क्या है, इलाहाबाद, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। वर्तमान में नाम क्या हो गया इसका, प्रयागराज। तो आपको ध्यान रखना है, यदि राज्य का नाम पूछे तो राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश नंबर 1। आपसे पूछे कौन से ज़िले से गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है ज़िले का नाम क्या हो गया, इलाहाबाद। ठीक है, या प्रयागराज, लेटेस्ट नाम क्या है इसका, प्रयागराज। अब मुझे प्रयागराज में भी कौन सा स्थान पर्टिकुलर, कौन सा कोई कस्बा हो, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। कौन सा हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। ठीक है, आगे आपको ध्यान रखना है कौन से राज्य से, तो उत्तर प्रदेश, कौन से ज़िले से, तो इलाहाबाद, ये रीज़न आपको ध्यान रखना है, और उसका स्थान क्या है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। नहीं तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं
कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है। आप इतना भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, तो अक्षांश का प्रभाव क्या पड़ता है, दिन दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। दिन और रात की जो अवधि होती है उसमें प्लस होना या माइनस होना, घटना या बढ़ना, तो वो किसके कारण हो रहा है, वो अक्षांश का प्रभाव जो होता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर दिन रात में बढ़ने पर पड़ता है। नेक्स्ट हम चर्चा करें कि भारत और विश्व के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। तो वर्ल्ड में यदि हम देखें, पूरे विश्व में देखें, तो विश्व में भारत कौन से महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में दोस्तों, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में भी इसका सही विस्तार कहाँ है, तो दक्षिण में। सही विस्तार कहाँ है, दक्षिण में। देखिए विश्व के मानचित्र पर मैं आपको एशिया महाद्वीप को दिखा देता हूँ और आप स्वयं देखें कि भारत कौन सी दिशा में है। देखिए ये जो लाइन मैं आपको बना रहा हूँ ये है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप है। ये इस तरह से पूरा एशिया महाद्वीप है। अब इस एशिया महाद्वीप में आपको भारत अभी बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन वास्तविकता में भारत थोड़ा सा आकृति में थोड़ा हम छोटा देखेंगे। तो यदि हम दिशा देखें, यदि हम दिशा बना दें इस पर, तो हम ये देखेंगे कि एक ये जो रेखा है इसका ये जो भाग होगा ये उत्तरी दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, उत्तरी। जो सर के ऊपर की तरफ दिशा नज़र आ रही है वो उत्तरी दिशा, और जो नीचे की ओर ये दक्षिण दिशा। एक रेखा हम इस तरह से खींच देंगे, ये इस तरह से रेखा खिंच गई, तो ये दिशा कौन सी होगी, पूर्वी दिशा, और ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिमी दिशा। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं। देखिए ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया साउथ। एन फॉर नॉर्थ यानी उत्तरी दिशा, और एस फॉर साउथ यानी दक्षिणी दिशा। ये हो गया ईस्ट यानी कि पूर्वी दिशा, और ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिमी दिशा। अब देखिए भारत की स्थिति यहाँ है, ये भारत की स्थिति है। तो भारत कौन सी दिशा में हो गया, तो आपका जवाब क्या होगा, भारत कौन सी दिशा में हो गया, तो भारत कौन सी दिशा में हो गया, साउथ में। भारत कौन सी दिशा में हो गया, साउथ में, यानी दक्षिण दिशा में भारत स्थित हो गया। आ गया समझ में आपको। तो संपूर्ण रूप से यदि हम देखें तो संपूर्ण रूप से भारत कौन सी दिशा में आ गया, दक्षिणी दिशा में ये आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का कौन सा विस्तार रखता है, दक्षिणी विस्तार रखता है, ये आपको नोट कर लेना है। तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का कैसा विस्तार है, दक्षिणी विस्तार रखता है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। तो हिंद महासागर की जो स्थिति है वो हिंद महासागर की स्थिति पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। तो आप मानचित्र में देखेंगे, मानचित्र में देखें तो मानचित्र में आपको यहाँ नज़र आएगा ये हिंद महासागर है, ये हिंद जो भाग है ये हिंद महासागर का भाग है। अब देखिए हिंद महासागर का भाग यहाँ से ये लाल सागर है, और यहाँ आगे आप पढ़ेंगे स्वेज नहर है। ठीक है, तो यूरोपीय देशों से लोग हिंद महासागर से जुड़ते हैं, और ये पूरा एशियाई देश है। ये पूरे कौन से देश हैं, एशियाई देश। तो एशियाई देशों का संबंध भी किससे, हिंद महासागर से। एशियाई देशों का संबंध भी किससे, हिंद महासागर से। हिंदुस्तान इतना महत्वपूर्ण है, इतना गौरवशाली देश है, और यूँ कहें विश्व में इसकी बहुत महत्वपूर्णता है। कैसे, देखिए हम बोलते हैं इंडिया, क्या बोलते हैं हम, इंडिया, या हम यूँ कहते हैं हिंदुस्तान। क्या कहते हैं हम, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के नाम पे एक बड़े महासागर का नाम रखा है हिंद महासागर। तो बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के नाम पर, जिसको हम भारत, इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान बोलते हैं, उस हिंदुस्तान के नाम पर ही एक महासागर है, उसका नाम रखा है हिंद महासागर। तो ये भारत के लिए पूरे विश्व स्तर पर
गौरवान्वित करने वाली बात है। ठीक है, तो हिंद महासागर जो है वो यूरोपीय देशों और एशियाई देशों से क्या रखता है, संबंध स्थापित रखता है। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवर्त फैला हुआ है। जो दक्षिण का पठार है वो आपने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में कि दक्षिण का पठार जो है वो शीर्षवर्त, यानी उसका जो शीर्षवर्त है वो कहाँ पर फैला हुआ है, दक्षिणी हिंद महासागर में। और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी ये पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, यानी हिंद महासागर में जो तटीय सीमा भारत की है वैसी किसी भी अन्य देश की सीमा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पे रखा गया है। मैंने अभी आप चर्चा की थी कि भारत के नाम पर एक महत्वपूर्ण महासागर है जिसका नाम हिंद महासागर रखा गया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लिए, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर ली है। और यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना हुआ है, एक ग्राफ मैप बना हुआ है। और इस ग्राफ मैप में आप एक बार देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ वो स्थिति दिखाई गई है जहाँ पर भारत अन्य देशों से क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे। तो इसके पहले कितने देश हैं? देखिए, रूस नंबर 1 पर है, फिर कनाडा ये नंबर 2 पर है, फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ये नंबर 3, फिर चाइना या चीन नंबर 4, फिर ब्राज़ील नंबर 5, फिर ऑस्ट्रेलिया नंबर 6 और 7वें नंबर पे कौन सा है? भारत। तो हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और विश्व में इसका स्थान जो प्रतिशत के आधार पर वो 2.4% है, और ये विश्व की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसकी हमारी चर्चा हो गई। अब हम आगे चलते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। तो पूर्व के समय समुद्र मार्ग नहीं खोजे गए थे। उस समय स्थलीय भूभाग ही महत्वपूर्ण था। स्थलीय भूभाग से ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आया जाया करते थे, चाहे वो रेशम मार्ग हो, चाहे व्यापार के लिए हो, या फिर अन्य मुल्क में जाने के लिए हो। तो जाने का प्रमुख स्थान क्या होता था, हम उसकी चर्चा करते हैं। परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों की दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। तो उत्तरी पर्वतीय जो क्षेत्र थे वहाँ प्रमुख दर्रे होते हैं। दर्रे क्या होते हैं? 2 पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में एक आने और जाने का रास्ता, यानी एक उस पार से उस पार के लिए आने और जाने का जो रास्ता होता है वो दर्रा कहलाता है। लेकिन ये दर्रा जो होता है 2 पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में होना जरूरी है। 2 पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य यदि एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से पुनः उस एक स्थान पर आने का जो एक रास्ता होता है, एक मार्ग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा। तो अनेक यात्रीगण जो हैं वो अनेक देशों में गए तो इन दर्रों से पार होकर दूसरे देशों में चले जाते थे। समुद्री मार्ग उस समय खोजा नहीं गया था, तो समुद्री मार्ग उस समय था नहीं, जहाज़ें नहीं थी, समुद्री मार्ग नहीं था, तो आवक जावक नहीं थी। केवल इन्हीं माध्यमों से स्थल भाग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया जा सकता था। इन मार्गों से प्राचीन समय में से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक व्यापार पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला
और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि जो व्यापार होता था या जो यात्री लोग थे, ठीक है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान आया जाया करते थे और उसके माध्यम से अपने देश का ज्ञान दूसरे देशों को दे के आते थे, बता के आते थे कि हमारे ज्ञान किस प्रकार से हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो भारतीय कहानियाँ हो, उपनिषद हो, विचार हो। तो जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आया जाता है तो कुछ विचार, कुछ भाषाएं, कुछ साहित्य, कुछ महत्वपूर्ण बातें वह अपने देश से लेकर अन्य देश को देता है। तो इस प्रकार से आचार विचार की प्रणाली चला करती थी। लेकिन वर्तमान का समय कुछ अलग है, ठीक है, वर्तमान का समय कुछ अलग है। इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण इसकी आकार की चर्चा कर ली, भारत और विश्व के संदर्भ में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पड़ोसी देशों की चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, ताकि जब हम प्रश्न हल करेंगे तो प्रश्न हल करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।